हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज फिर आपके लिए मैं लेके आया हूं रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज हमें ये सीखना है। प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। मैंने आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपने आप को ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि हमें चारों तरफ से ऐसा लगे कि हाँ, अब मैं इस तरीके से अंग्रेजी को सीख सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ शुरुआत से लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है अंग्रेजी सीखने के लिए। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सबसे पहले लेटर की आवश्यकता होती है, जिनमें A, B, C से लेकर के Z तक। यू नो देम वेरी वेल। ध्यान रखना, A, B, C, D यदि हम इनको अलग अलग तरीके से लेते हैं तो ये लेटर कहलाते हैं, और यदि A से लेकर के Z तक पूरा एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम अल्फाबेट, वर्णमाला। सेकंड बात करते हैं वर्ड की। वर्ड मीन्स होता है शब्द, यानी अक्षरों से मिलकर के, वर्णों से मिलकर के एक शब्द बनता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड को सीखना अति आवश्यक है। बिना वर्ड सीखे हुए, बिना लेटर जाने हुए अंग्रेजी को नहीं सीख सकते हैं। दूसरी बात आती है फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, यानी कि कई शब्दों का एक समूह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? कई वाक्यांशों का एक समूह, सेंटेंसेज का एक समूह एक क्लॉज कहलाता है। और उसके बाद होता है सेंटेंस यानी वाक्य, और उसके बाद होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद। ओके डियर्स, तो चलते हैं किस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस को निर्माण करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। साधारण वाक्य भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं, जिनमें इंटरजेक्शन का प्रयोग किया हुआ होता है। लेकिन हमें सबसे पहले साधारण वाक्यों को ही समझना है, जिन वाक्यों को हम रोजाना अपनी बोलचाल में काम लेते हैं, जिन वाक्यों को हम रोजाना अपने दैनिक जीवन में या अपने स्टडी में भी काम में लेते हैं। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, ये रूल्स फॉर ट्रांसलेशन आपके लिए कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। जैसे कि ट्रांसलेटर का एग्जाम लगता है जुडिशियल डिपार्टमेंट में, यूपीएससी एग्जाम लेती है, एसएससी एग्जाम लेती है, उनमें कई एग्जाम्स में ये रूल्स फॉर ट्रांसलेशन आपके काम आते हैं। जिसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता कहाँ होता है? दैट इज द ग्रेट प्रॉब्लम कि कर्ता किसी वाक्य में होता कहाँ है। दोस्तों, आप किसी हिंदी वाक्य के अंत में जाइए। ध्यान रखना, यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कहीं भी आपको कोई कनेक्टर लगा हुआ हो, कोई जोड़क शब्द लगा हुआ हो, एंड यानी कि और लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है, तो आप उसको एंड या की से पहले, और या की से पहले देखोगे। कहने का मतलब, किसी सेंटेंस के किसी हिंदी वाक्य के अंत में जाओगे तो अंत में आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई क्रिया मिलेगी। हम इसी चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन नहीं, क्रिया नहीं, आपको संज्ञा भी मिल सकती है, आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण भी मिल सकता है, आपको एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी वाक्यों में हमको हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया मिलती है। हम इसी चीज को देखते हैं कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया दी हुई होती है। नहीं
दोस्तों सभी हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया नहीं होती है। ये आज का मेरा वीडियो इसी चीज पर आधारित है। मैं आपको केवल टोटल 3 क्लास लूंगा और 3 क्लासेज में पूरा का पूरा रूल्स फॉर ट्रांसलेशन आपको सिखा के रहूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कहाँ होता है। दोस्तों सब्जेक्ट आपका क्रिया आती है किसी हिंदी वाक्य के अंत में, या क्रिया नहीं आती है तो कोई संज्ञा दी हुई आएगी, या कोई विशेषण दिया हुआ आएगा, या कोई एडवर्ब क्रिया विशेषण दिया हुआ आएगा। उससे आप कौन या किसने का प्रश्न कीजिए, आपका कर्ता आ जाएगा। कौन या किसने पर भी कर्ता नहीं आता है तो आप उससे क्या का प्रश्न कीजिए तो भी आपका कर्ता आ जाएगा। क्यों? कौन या किसने का प्रश्न करने पर केवल आपका व्यक्ति कर्ता दिया हुआ आता है, जबकि क्या का प्रश्न करने पर आपका कोई वस्तु कर्ता दिया हुआ आ जाता है। ओके, इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। मैं आपको सब्जेक्ट में और बता देता हूं, कर्ता डूअर यानी कि काम को करने वाला, जिसमें सर्वनाम के रूप में आपको हो सकते हैं यहां आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और इसके अलावा जो भी कर्ता होगा वो कोई ना कोई नाउन आपको दी हुई आएगी। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब्स। मैंने आपको यहां सहायक क्रियाएं लिख दी हैं। ये सहायक क्रियाएं 2 भागों में बांटी गई हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरी क्या है, मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब्स के 3 रूप हैं, एक बी फॉर्म, एक हैव फॉर्म और एक है डू फॉर्म। बी फॉर्म की बात करते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, जबकि हैव फॉर्म की बात करते हैं हैज, हैव, हैड। डू फॉर्म की बात करते हैं डू, डज, डिड। ये आपकी टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब यहां दी हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल आपकी कितनी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to और मस्ट। ये कितनी मॉडल है आपकी, 10। कितनी है टोटल डियर फ्रेंड्स, 10। इसके बाद 3 आपकी क्या है यहां, मार्जिनल वर्ब्स हैं, यूज टू, डेयर और नीडंट। यूज टू, डेयर और नीडंट, ये आपकी 3 मार्जिनल वर्ब्स हैं जिनको कहते हैं अतिरिक्त क्रियाएं। क्या कहते हैं जिनको, अतिरिक्त क्रियाएं कहते हैं। कौन कौन सी अतिरिक्त क्रियाएं हैं, यूज टू है, डेयर है और नीड नॉट है। क्यों कहते हैं इनको अतिरिक्त क्रियाएं, क्योंकि ये एडिशनल वर्ब्स होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती हैं, यानी इनको बेयर इनफाइनाइट वर्ब भी इनको कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ यही बता रहा था, पहला नियम है रूल्स फॉर ट्रांसलेशन का, आपको सभी को ये हेल्पिंग वर्ब याद करना, सीखना अति आवश्यक है। विदाउट लर्निंग दीज हेल्पिंग वर्ब्स इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, बिकॉज दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी नेसेसरी थिंग्स। इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, देन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आप ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप लिख रहे हो इन राइटिंग, लिखने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग अति आवश्यक है। यू हैव टू लर्न दीज हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन सी हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर। ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स हैं, जिसमें मैंने सबसे पहला नियम क्या लिखा है, रूल नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है, हिंदी वाक्य के अंत में। डियर फ्रेंड्स, यहां आपको टेंस नहीं सीखने हैं, एक भी टेंस आपको नहीं सीखना है, टेंस के बारे में आपको जानना ही नहीं है। हिंदी वाक्य के अंत में नाउन, संज्ञा या एडजेक्टिव विशेषण या कोई एडवर्ब क्रिया विशेषण हो तो अंग्रेजी के सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, आर, एम। ध्यान रखना, संज्ञा या विशेषण है तो आप क्या लिखोगे, इज, आर, एम, या इज, आर, एम नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, वॉज या वर। ध्यान रखना है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में आपको, हिंदी वाक्य में आपको क्या आता है हूं, हैं, और था, थी, थे आता है
तो क्या लिखना है, वॉज या वर लिखना है। लेकिन ये लिखना कब है, ये आपको लिखना तभी है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में कोई ना कोई क्या आता है, संज्ञा या विशेषण। चलिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, मैं एक अध्यापक हूं। आप इस सेंटेंस को बनाओगे तो ये देखिए आप कि सेंटेंस में हूं दिया गया है, हूं दिया गया है तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट टेंस होगा, कहने का मतलब वर्तमान में इसका काम हो रहा है। तो यहां हूं दिया हुआ है। अब हूं से पहले क्या दिया गया है, ये आपका वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, मैं जाता हूं, वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है। नो माय डियर्स, क्रिया आती है तो पीछे ना नीने आता है, लेकिन इसके पीछे ना नीने दिया हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिए। मैं एक अध्यापक हूं तो कर्ता कौन हो गया, मैं अध्यापक हूं, कौन हूं, कौन के बारे में पूछा जा रहा है, अध्यापक हूं कौन, मैं, क्या हो गया आई, आई के साथ क्या लगाओगे, एम, और एक के लिए क्या लगाओगे डियर फ्रेंड्स, ए, टीचर। ध्यान रखना, यदि ये टीचर का पहले अक्षर का कोई प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कोई स्वर होता है तो वहां एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई एम एन इंजीनियर। अब आपको लगता है कि सर इस तरह का छोटा सा वाक्य है, इसको तो हम आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ा सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको यहां बड़ा लेता हूं, ताजमहल एक सुंदर स्मारक है। चलिए ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है कि ताजमहल एक सुंदर स्मारक है, ताजमहल एक सुंदर स्मारक है। इसको आप ट्रांसलेट करोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आप सेंटेंस के अंत में जाकर के देखिए, सेंटेंस के अंत में क्या दिया गया है, स्मारक है। पहले ये देखिए है दिया गया है क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और है से क्या जुड़ा हुआ है, स्मारक। ये वर्ब नहीं है, ये क्रिया नहीं है कि वह जाता है, वह सोता है, वह रोता है, ये ऐसा कुछ भी वर्ब नहीं दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। और नाउन प्लस है हूं है दिया गया है तो आप इजारेम का प्रयोग करोगे। नाउन प्लस थाती ते दिया गया है तो आप किसका प्रयोग करोगे, वॉज वर्ब का प्रयोग करोगे। जैसे कि मैं देखता हूं यहां कौन है स्मारक या क्या है स्मारक, ताजमहल। तो सबसे पहले आपका कर्ता कौन हो गया, ताजमहल। तो सबसे पहले इसी को लिखिए द ताजमहल। अब आप कहते हो कि दी कहां से आ गया, डियर फ्रेंड्स ताजमहल एक ऐतिहासिक भवन है और ऐतिहासिक भवनों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं, द ताजमहल। फिर क्या दिया गया है तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी, देखिए आप इजारेम में से इज आएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं एक सुंदर स्मारक। तो फिर इसमें एक दिया गया है, सुंदर भी दिया गया, स्मारक भी दिया, सीधा सीधा आपको बनाना है ताजमहल इज ए। फिर सुंदर का बनाना है, एडजेक्टिव विशेषण दिया गया है इज ए ब्यूटीफुल। और फिर क्या लिखना है, स्मारक का लिखना है मोन्यूमेंट। ये आपको सेंटेंस बनाना है। अभी आपको लगता है कि सर इस तरीके से हम बना सकते हैं, मान के चलिए इसमें सेंटेंस में ये होता ताजमहल एक सुंदर स्मारक था, ताजमहल एक सुंदर स्मारक था, तो आप कैसे बनाते, द ताजमहल वॉज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। चलिए एक सेंटेंस और मैं यहां लिखता हूं, आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या है। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या है। तो आप इसको बनाओगे, सेंटेंस को कैसे बनाओगे, है दिया गया है, वही प्रेजेंट टेंस है, लेकिन है से पहले कोई नाउन है या वर्ब है। अब आपको लगता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम इतना जानते तो हम इस वीडियो को क्यों देखते।
आपको यह जानना है कि ये नाउन है या वर्ब है, संज्ञा है या क्रिया है। इसको हम कैसे जानेंगे? डियर फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए आप समस्या के पीछे ना लगा दीजिए। कोई भी शब्द आता है उस शब्द के पीछे ना लगा दीजिए। यदि सार्थक शब्द बनता है तो क्रिया है, वर्ब है, उसके और नियम है, उनको देखेंगे। और सार्थक शब्द नहीं बनता है तो ये नाउन है या एडजेक्टिव है। जैसे कि समस्या के पीछे ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? समस्या ना। तो कहने का मतलब ये आपका सही शब्द, सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, तो ये एक नाउन ही है। क्या है समस्या? आतंकवाद। तो सबसे पहले हम आतंकवाद का स्पेलिंग लिखेंगे टेररिज्म। ध्यान रखना, वर्ड पावर को बढ़ाइए। TERROR, टेरर मीन्स होता है आतंक, टेररिस्ट आतंकवादी, टेररिज्म आतंकवाद। ध्यान रखिए, एक शब्द से कई शब्दों को बनाना सीखिए। टेरर मीन्स क्या होता है? आतंक। टेररिज्म मन होता है आतंकवाद और टेररिस्ट मन होता है आतंकवादी। ठीक है, टेररिज्म आतंकवाद। फिर है दिया गया है, क्या लिखेंगे? इज। एक के लिए क्या लिखेंगे? ए ज्वलंत समस्या। अब समस्या दिया गया नाउन है, लेकिन ज्वलंत है वो क्या है? आपका विशेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो इस ज्वलंत का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बर्निंग। BURNING। ध्यान रखना बच्चों, BURN, बर्न माने जलाना, इसमें ING लग गया, जेरेंड बन गया, तो ये एक नाउन और एडजेक्टिव का काम करता है। इज ए बर्निंग। समस्या का स्पेलिंग क्या होता है? प्रॉब्लम। ओके डियर्स, इसी प्रकार से आपका सेंटेंस कैसे बनता? टेररिज्म वॉज ए बर्निंग प्रॉब्लम। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या थी। ओके, करप्शन भ्रष्टाचार पूरे संसार के सामने एक चुनौती है। चुनौती है, यही दिया गया है। भ्रष्टाचार पूरे संसार के सामने एक चुनौती है। करप्शन इज ए चैलेंज बिफोर द होल वर्ल्ड। ऐसे पॉल्यूशन इज ए चैलेंज बिफोर द होल वर्ल्ड। प्रदूषण पूरे संसार के सामने एक चुनौती है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस आप ज़्यादातर देखते हो, ऐसे ही सेंटेंस दिए हुए आते हैं और हम पीछे पीछे किन के भागते हैं? किसी वर्ब के पीछे भागते हैं। वर्ब के पीछे मत भागिए, पहले आपको नाउन एडजेक्टिव इनको देखना है, तभी आपको रूल्स फॉर ट्रांसलेशन सीखने हैं। ये पहला रूल्स फॉर ट्रांसलेशन है। इसके बाद हम सेकंड रूल भी लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसलेशन के कम से कम 5 रूल कराए जाएंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे जो नियम हैं 5, 10, 12 जो नियम आपके सब कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक, यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे नो मैटर। यदि आपको लगता है कि आप इससे कुछ नहीं सीखे हो इस वीडियो से, तो बिल्कुल नहीं। यदि आपको लगता है इससे कुछ आप सीखे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के 4-5 रूल्स जो ट्रांसलेशन के हैं वो आपको फिर से मैं बताऊंगा। ओके डियर्स, ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।